नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अभी जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17 अगस्त 2022 को स्टार्ट हुआ है, तो उनके तीनों शिफ्ट के एनालिसिस से पता चला है कि साइंस के न्यूमेरिकल से लगभग 3 सवाल के आसपास है, 2 से 3 सवाल है वो पूछे जा रहे हैं। और सवाल ज़्यादा डीपली नहीं आ रहे हैं न्यूमेरिकल से, जनरली फॉर्मूले पर आधारित सवाल आ रहे हैं। तो यहाँ पर और जो फॉर्मूले हैं वो एनसीईआरटी 9th और 10th साइंस की आप बुक्स देखेंगे फिजिक्स की, तो उन्हीं फॉर्मूलों से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। यदि आपकी कंसेप्ट क्लियर है उन फॉर्मूलों पर आधारित, तो आप इजीली सवाल हल कर सकते हो। तो इस वीडियो में ऐसे ही फॉर्मूले देखने वाले हैं जहां से आने वाले शिफ्ट में सवाल आ सकते हैं। तो एनसीईआरटी के लगभग सारे फॉर्मूले इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। किस प्रकार उसको अप्लाई करना है वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। इसकी पीडीएफ फाइल मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो जो कैंडिडेट न्यू है टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। जब साइंस के न्यूमेरिकल की बात हो रही है तो ज़्यादातर सवाल अब तक 3 शिफ्टों में ये प्रकाशिक से देखने को मिले हैं, ऑप्टिक्स से देखने को मिला है। जो प्रकाशिकी है, ऑप्टिक्स से साइंस के न्यूमेरिकल सवाल ज़्यादा पूछ गए हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करे उनका जो एग्जाम है और अभी तक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट एक भी अटेम्प्ट नहीं किया है, तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के कारण आपके सवाल मिस हो सकते हैं, क्योंकि 90 मिनट का समय है, सवाल 100 है। तो जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उस केस में ही सभी सवाल हल कर पाएंगे। तो टेक्स्ट बुक पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी बेहतरीन डील चल रही है 24 आवर्स के लिए। यहाँ पर यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो मैक्सिमम 100 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हो। आज ही इस डील को ग्रैब कीजिएगा। टेक्स्ट बुक ऐप पर जाकर, वेबसाइट पर जाकर, जहाँ भी आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पर आप जाएंगे तो पास का सेक्शन मिलेगा, राइट साइड में 3 जो रहती है लाइन, उस पर पास पे क्लिक करके आप वहाँ से मॉक टेस्ट ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट रहते हैं, तो यहाँ से ज़रूर आपको प्रैक्टिस करना है। एग्जाम रेलवे का खत्म होता है, उसके बाद भी सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप फ्रीली देख सकते हो 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। ऑप्टिक्स की बात करें तो कल आपको सवाल एक देखने को मिला था, F=R/2 से एक सेट में 3 सवाल आ गए थे इस कंसेप्ट पर। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है, सबसे पहले जब मैं बात करूं दर्पण की, जैसे ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में ये मुख्य अक्ष होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ध्रुव होता है अवतल दर्पण में, ये आपका ध्रुव हो जाएगा। अब ध्रुव से F जो फोकस बिंदु है ये दूरी हो जाएगी, F हो जाएगी। और इसका दुगुना, ये जो डिस्टेंस है ना, इसका आप दुगुना करेंगे यहाँ तक, वो हो जाएगी पूरी, क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। तो F बराबर आप क्या कहेंगे, R का आधा है। F बराबर जो त्रिज्या है, R त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, इसका आधा है, ठीक है। तो F यहाँ पर फोकस है, वो R का आधा है, ये आपको पता होना चाहिए। इनसे आप इजीली सवाल कर सकते हो। सेकेंड बात करूँ, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है दर्पण सूत्र और एक होता है लेंस सूत्र। अब दर्पण सूत्र क्या कहता है, दर्पण सूत्र कहता है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब यहाँ पर f फोकस दूरी है, v और u क्या है, तो u है वस्तु की दूरी, जो आप ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। जैसे ये आपका दर्पण है, तो ध्रुव से वस्तु कितनी दूर रख रहे हो, वो हो जाएगी वस्तु की दूरी। और v है वो प्रतिबिंब की दूरी। अब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, नीचे की साइड, ध्रुव से कितनी डिस्टेंस पर बन रहा है, तो वो दूरी हो जाएगी। प्रतिबिंब कहीं पर भी बने, ऊपर भी बन सकता है आभासी के केस में। तो ये v है प्रतिबिंब की दूरी, इमेज की दूरी, और f फोकस दूरी हो जाएगी। अब हो सकता है आपको f नहीं दिया हो, वहाँ पर आपको r दे दिया हो, तो r से f इजीली निकाल सकते हो ना। r क्या होती है, r बराबर 2f, या फिर f बराबर आप r दिया है तो r/2 करेंगे तो वहाँ पर f आ जाएगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेकेंड थिंग यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर जब आप ये करेंगे, जो सवाल में दिया रहा होगा, जैसे कल आया था एक सवाल कि एक उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में कोई बिंब है, वो ध्रुव से 30 मीटर की दूरी पर है, उसका प्रतिबिंब है कहीं 20 मीटर की दूरी पर बन रहा है। तो उस केस में उसका फोकस बिंदु क्या है, या फिर 2 पॉइंट दे देंगे, फोकस बिंदु दे दिया और बिंब की दूरी दे दी, प्रतिबिंब कहाँ पर बना वो ज्ञात करना है। तो एक वैल्यू यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो। जब 2 वैल्यू आपको गिवन हो, कौन सी गिवन है वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, VUF क्या है। अब जो वैल्यू आपको पुट करनी है वो कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी का भी ध्यान में रखना है। अब कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी है वो कंसेप्ट क्लियर कर देना, एनसीईआरटी मिल जाएगा। नहीं तो मैं बता दूं, जो आप वैल्यू रहते हो, ये जैसे कोई मिरर ले लिया मैंने, कॉनकेव मिरर ले लिया, और यहाँ से जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है, जो लेफ्ट साइड में आप कहेंगे क्या है, लेफ्ट साइड में जब कॉनकेव मिरर देखते हैं, अवतल दर्पण देखते हैं,
तो जो बिंब रहता है आप वस्तु रखेंगे वो भी इस साइड है, तो लेफ्ट साइड में सारी वैल्यू नेगेटिव में लेंगे आप। और प्रतिबिंब भी यहाँ ही पर बनता है ज़्यादातर, उस केस में भी आप नेगेटिव में वैल्यू लेंगे। और एक आध बार प्रतिबिंब जब ध्रुव और एफ के मध्य वस्तु रहती है तो पीछे की साइड में बन जाता है, तो इस साइड की जो भी डिस्टेंस है वो आपकी नेगेटिव, और इस साइड में जब आपको कोई भी दूरी दे दी गई है वो आपको पॉजिटिव में लेनी है। और यहाँ से आप देखेंगे फोकस दूरी आपकी नेगेटिव आ जाएगी, और आर दिया रहेगा वो भी नेगेटिव में रहेगा, वी नेगेटिव, यू नेगेटिव। अवतल दर्पण के केस में ज़्यादातर ये स्थिति रहती है। और जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो ना तो बिंब पीछे की साइड में बनेगा और उल्टा बनेगा, उल्टा नहीं सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, एफ और पी के मध्य हो, तो ये वाली डिस्टेंस आप कहेंगे यहाँ से ये आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। तो वो सवाल में दिया रहा होगा कि बिंब की स्थिति कहाँ पर है, जैसे कि आपको दे दिया कि फोकस बिंदु है, जो ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी है वो 20 मीटर है और बिंब रखा गया है ध्रुव से वो 10 मीटर। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा पी और एफ के मध्य है, तो दूरी यहाँ से आपको निकल जाएगी कि ये पॉजिटिव लेनी है, जो दे रखी है यू दे रखा है, बिंब की दूरी दे रखी है। तो ये थोड़ा अच्छे ने परिपाटी आप देख लेना, अलग से वीडियो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर ये अप्लाई करना पड़ेगा आपको, बिंब की दूरी माइनस में है, पॉजिटिव है, फोकस दूरी क्या है। अब आवर्धन से भी कल एक सवाल पूछा गया था। आवर्धन है बिंब और प्रतिबिंब का एक तरीके से जब तुलना करते हैं वो आपका आवर्धन निकल के आता है, प्रतिबिंब का आकार बटा बिंब का आकार। यदि प्रतिबिंब की साइज आपको दे रखी है, कोई कॉनकेव मिरर है, प्रतिबिंब कितना ऊंचा, जैसे बिंब की साइज है वो इतना बड़ा है, यहाँ से हाइट इसकी है 2 मीटर, तो प्रतिबिंब कितनी हाइट में बिंब से बड़ा बनता है तो इसकी हाइट ज़्यादा होगी। और यहाँ से आपको इसकी यदि हाइट डायरेक्टली दे दी जाती है, उस केस में आप प्रतिबिंब का आकार ऊपर रखेंगे, नीचे वस्तु का आकार रखेंगे, वहाँ से आपका रेखीय आवर्धन निकल के आ जाएगा। बहुत बार इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं दी रहती है, डायरेक्टली प्रतिबिंब और इमेज की दूरी दी जाती है। दूरी का मतलब कितना दूर है वो ध्रुव से, न कि उसकी हाइट, ध्रुव से कितना दूर है। तो दूरी के केस में याद रखिएगा, जब आप मिरर का देखेंगे, दर्पण का देखेंगे, उस केस में आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर माइनस वी अपॉन यू करना है। क्या करना है? m बराबर माइनस वी अपॉन यू। दर्पण में माइनस देना, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है? बिंब की दूरी, और उसके आगे माइनस सिंबल लगा देना, वहां से आपकी निकल के आ जाएगा आवर्धन। अब हो सकता है आवर्धन में वी यू दिया है, एफ नहीं दिया है, उस केस में आपको एफ या तो जो दर्पण फॉर्मूला उससे पहले ज्ञात कर लेना है, नहीं तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला है एम बराबर एफ बटा एफ माइनस यू हो जाएगा। तो ये कोई सा भी फॉर्मूला दर्पण के केस में अप्लाई हो जाएगा और वहाँ से आपका आवर्धन निकल के आ जाएगा। अब बात करूँ, एक और कंसेप्ट आपकी क्लियर करा दूँ, जब प्रकाशिकी की आप देख रहे हो, क्योंकि कल आपके काफ़ी उस कंसेप्ट से सवाल पूछे गए थे, 2 सवाल देखे हैं, आने वाले सीट पर ज़रूर आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको एक मिरर दे दिया, ठीक है, ये समतल दर्पण दे दिया। अब इस समतल दर्पण में आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, ये कंसेप्ट आपकी क्लियर होना चाहिए। तो जो भी आपतन कोण, परावर्तन कोण है या फिर आपतन कोण, अपवर्तन कोण हो जाए जब अपवर्तन के केस में, तो वहाँ पर वो अभिलंब के साथ एंगल होते हैं। अभिलंब यानी ये जो दर्पण है अवतल समतल दर्पण है, तो इसका लंबवत जो है वो अभिलंब है। क्या है? लंबवत है, वो नॉर्मल है, उसका अभिलंब है 90 डिग्री के एंगल पर। अब आपतन कोण कोई प्रकाश की किरण है, इस डायरेक्शन में आई है और अभिलंब के साथ वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, वो उसका आपतन कोण है, न कि इस दर्पण के साथ, ये गलत है। और परावर्तन कोण यहाँ से जब परावर्तित होगी तो अभिलंब के साथ वो कितना एंगल बनाएगी, वो उसका परावर्तन कोण है। याद रखिएगा, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण है वो इक्वल हो जाएगा। आप मिरर देखते हो, जैसे ये एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो इसमें 3-4 आपने नियम देखे होंगे। प्रकाश किरण है, यदि फोकस से आती है तो वो कैसे हो जाएगी, यहाँ से टकराने के बाद, कोई समानांतर प्रकाश किरण आती है तो टकराने के बाद ये फोकस से गुजरेगी, और जब कोई प्रकाश किरण है वो फोकस से आती है, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। पहला नियम ये है। सेकंड नियम यहाँ से क्या निकल के आता है कि जब कोई प्रकाश किरण है, फोकस का दोगुना सी हो जाएगा। जब कोई प्रकाश किरण है इस वक्रता केंद्र से आती है सी से, तो वापस उसी डायरेक्शन में क्या है, चली जाती है। कल इस पर आधारित एक सवाल पूछा गया था, कोई आपतित प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित होती है,
तो वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा आपतित और परावर्तित किरण के मध्य? एंगल नहीं बनेगा, उसी डायरेक्शन वापस जाएगी, 0 डिग्री का एंगल। और यहाँ पर यदि ध्रुव पर जिस एंगल से कोई किरण आती है, आपतन कोण जो परपेंडिकुलर के साथ ये बन जाएगा, वो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? इक्वल होता है। ये भी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। और कल एक सवाल पूछा गया था कि एक समतल दर्पण आपको दे दिया, कोई प्रकाश किरण यदि अभिलंब पर आती हैं तो परावर्तित और आपतित किरण है उनकी या फिर परावर्तित कोण का मान कितना होगा? तो आपतित किरण अभिलंब के सहारे आ रही है, आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब के साथ बना कोण। जब आपतित किरण ही इसके ऊपर ऊपर चलती आ रही है तो अभिलंब के साथ 0 डिग्री कोण बनाएगा। जो आपतन कोण है वही परावर्तन कोण है, तो परावर्तित किरण भी 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये कंसेप्ट क्लियर था, तो आप इजीली सवाल को हल कर सकते थे। अब यहाँ से आपके हो गया ये दर्पण का फॉर्मूला कंसेप्ट पूरा, आवर्धन हो गया और ये पूरे फॉर्मूले। अब बात करूँ अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की स्थिति कैसे बनती है, ये सभी को पता होगा, नहीं तो एक बार आप ब्रीफली देख सकते हो। अब डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। जब F और P के मध्य रखा हुआ ऑब्जेक्ट है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। पीछे जो बनता है जो सीधा अवस्था में वो आभासी प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है और बहुत बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर दर्पण के पीछे आपको देखने को मिलता है। कोई भी इमेज है आपको क्या करनी है, पर्दे पर उतारनी है। पर्दे पर इमेज उतरेगी तो वो रियल इमेज होगी। कल एक सवाल पूछा गया था पर्दे पर किस टाइप से, तो रियल इमेज है वही हमेशा पर्दे पर उतरती है और आभासी जो इमेज होती है वो पर्दे पर नहीं आएगी। सेकेंड है ध्रुव पर। अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश किरण है यानी जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो ध्रुव नहीं एफ पर मुख्य फोकस पर रखा हुआ है, ये ध्रुव की जगह एफ होगा ना, मुख्य फोकस पर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा उसका अनंत पर, सी से आने वाली और जो यहाँ से आने वाली प्रकाश किरण समानांतर वो एफ से, तो ये प्रतिबिंब कहीं बनेगा ही नहीं, अनंत पर जाके रुकेगा। और एफ तथा वक्रता केंद्र के बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो, ध्रुव नहीं एफ तथा फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र सी के मध्य कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब उनका सी से परे बनेगा, सी से पीछे यहीं कहीं बनने वाला है। अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य आप कह सकते हो अनंत और सी के बीच में। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा वस्तु से, ये स्थिति आपको पता होना चाहिए। और जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वक्रता केंद्र पर रख दें, यानी सी के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका प्रतिबिंब भी सी पर बनने वाला है। समानांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से और फोकस से आने वाले प्रकाश किरण समानांतर, तो यहीं जो आपस में इंटरसेक्ट होती है वहाँ पर प्रतिबिंब है, वस्तु के आकार के बराबर है, वास्तविक है, उल्टा है और सी पर बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य यदि वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य यानी सी और अनंत के मध्य आप रखेंगे, उस केस में आपका जो ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा वो वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार से छोटा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर अनंत पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनने वाला है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बहुत छोटा होगा, दिखेगा भी नहीं। तो ये स्थिति हो गई अवतल दर्पण की। अब लेंस से आने वाले सेट में सवाल आ सकता है। लेंस फॉर्मूला मैंने बताया 1/v - 1/u है, उसमें प्लस था, यहाँ पर माइनस करना है। और आवर्धन के केस में भी उसमें m बराबर -v/u था, इसमें प्लस होगा। और कार्तिक की चिन्ह परिपाटी आप देखेंगे जब उसमें मैंने आपको दर्पण की कार्तिक की चिन्ह परिपाटी जो उत्तल दर्पण की नहीं बताई थी, तो उत्तल दर्पण में क्योंकि ये इस टाइप से गोलीय होगा तो इस टाइप से होगा तो उसकी त्रिज्या वगैरह सारी इस साइड रहेगी। यहाँ से आप देखेंगे तो F होगा, R होगा, वो इस साइड रहेगा। तो उसका अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का F है वो पॉजिटिव है, R है वो पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगी। ये मैंने नहीं बताया तो आप देख लीजिएगा। ये उत्तल दर्पण के केस में है। कॉन्वेक्स दर्पण के केस में ऑब्जेक्ट इस साइड रखा जाएगा तो वो तो माइनस में ही होगा, यानी U है वो माइनस में होगा। और V है वो भी ज़्यादातर इस साइड बनता है। यहाँ पर उत्तल दर्पण के आप देखेंगे जो इमेज आपका बनेगा वो पीछे की साइड में बनेगा। सॉरी, दर्पण कुछ इस टाइप से होगा। तो इस साइड में आपकी इमेज दो स्थिति देखने को मिलती है जहाँ पर ये इसका F होगा, ये इसका R होगा। और जो ये वाला उत्तल दर्पण होता है इसमें आप याद रखिएगा FUP उत्तल के केस में हमेशा पॉजिटिव होगा। F चाहे लेंस हो गया चाहे दर्पण होगा, ये याद रखना है। उत्तल के केस में आपको पॉजिटिव लेना है। तो F हो गया, R हो गया। यहाँ पर यदि बिंब कहाँ रखते हो, अनंत पर आपके आएगी तो फोकस दर्पण पर अनंत पर आने वाली किरण है
तो यहाँ से आपको एफ पर आती हुई दोनों ही प्रतीत होगी, तो एफ पर इमेज बन जाएगी जो कि अत्यधिक छोटा है, दर्पण के पीछे है। तो जो इमेज बनेगी वो एक तरीके से इस साइड है तो वो पॉजिटिव रहेगी, दूरी उसकी यू है वो नेगेटिव इस साइड है, वी यहाँ पर पॉजिटिव रह जाएगा। अनंत और दर्पण के कहीं भी ध्रुव के बीच में हो, ये पी हो गया, अनंत और पी के कहीं भी बीच में उसका इमेज है एफ और पी के मध्य बनेगा, पी तथा एफ के बीच में और दर्पण के पीछे बनेगा, इस साइड बनेगा, पी और एफ के मध्य बनेगा, बिंदु आकार के बनेगा, छोटा बनेगा, काफी आभासी होगा, सीधा बनेगा, यहाँ पर आभासी और सीधा होगा। तो इसको मैं इमेज में बताऊं, ये इस टाइप से अनंत पर है तो एफ पर बन जाएगा, पी और अनंत के मध्य है तो एफ और पी के मध्य बहुत छोटा बनेगा, आभासी है। ये खेल है उत्तल दर्पण का, किसका? उत्तल दर्पण का। ये आप फॉर्मूला देख रहे हो लेंस के लिए। अब लेंस का ये फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u और आवर्धन का हो जाएगा m बराबर v बटा u। अब v क्या है? v है प्रतिबिंब की दूरी और u है वो बिंब की दूरी है। और यदि आपको आकार दिया रहता है कि बिंब की हाइट कितनी है, प्रतिबिंब की हाइट कितनी है, तो प्रतिबिंब का आकार बटा बिंब का आकार उसका आवर्धन हो जाएगा। और m के केस में ये हो जाएगा, यदि f के केस में तो f माइनस वी अपॉन एफ हो जाएगा। और उसमें यदि f दिया होगा तो f माइनस उसमें क्या था? u था, f बटा f माइनस u था। और इसमें यहाँ पर f माइनस वी अपॉन एफ है, उसमें ऊपर एक f था। लेंस की क्षमता के लिए ये फॉर्मूला है, काफ़ी बार पूछा जाता है। लेंस की क्षमता है डायोप्टर में होती है d में, वो f के व्युत्क्रमानुपाती है। आने वाले सेट में ज़रूर यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेगा। अब उत्तल लेंस में क्या होता है? f और 2f का खेल होता है। अब वस्तु की स्थिति यदि उत्तल लेंस में अनंत पर कोई वस्तु है तो उसका तो प्रतिबिंब f पर बनेगा, वही सेम है। c के स्थान पर 2f ले लिया इन्होंने, 2f तथा अनंत के बीच में है तो 2f तथा f के बीच में उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये लेंस है तो प्रकाश की किरण इस डायरेक्शन में बन जाएगा इसका प्रतिबिंब, यानी इसके दो फोकस रहेंगी क्योंकि ये इस इंटरसेक्ट कर रहा है, इस साइड भी है, इस साइड भी इसका त्रिज्या, इस साइड भी त्रिज्या है। तो इस साइड है तो f1 है और राइट साइड में है वो f2 है। तो यहाँ से आप देखेंगे समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से गुजर जाएगी और जो ध्रुव से आती है प्रकाश की किरण वो डायरेक्टली निकल जाएगी बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए। तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया जो कि f और 2f के मध्य है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, छोटा बन रहा है। और नेक्स्ट बात करूँ 2f पर यदि इमेज रख दें 2f पर, तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? सेम बनेगा, 2f पर बनेगा, क्योंकि जो समानांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी और ध्रुव से आने वाली डायरेक्टली पार हो जाएगी। तो यहाँ पर 2f पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ये f है, ये 2f है। और बनेगा कैसा? वास्तविक है, समान आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा। f तथा 2f के बीच में हो, f तथा 2f के बीच में जब इमेज रख दें, सॉरी ऑब्जेक्ट रख दें, उस केस में आपका उसका इमेज कहाँ बनेगा? 2f से परे बनेगा, अनंत और बीच में, और बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक और बड़ा बनेगा। f पर इमेज रख दें तो अनंत पर बनेगा, उल्टा, वास्तविक, बहुत बड़ा। प्रकाश केंद्र, जो प्रकाश केंद्र रहता है यहाँ पर, जो आप यहाँ कहेंगे प्रकाश केंद्र O है, और फोकस F के बीच में, फोकस F और प्रकाश केंद्र के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे उस केस में उसकी इमेज है सेम उसी दिशा में, उसी तरफ बनेगी जहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, वहीं पर इमेज आपको देखने को मिलेगी उसी जगह। जैसे यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा तो जो समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण है वो फोकस बिंदु से गुजरी और डायरेक्ट जो यहाँ से निकल के आ रही है प्रकाशिक केंद्र से, तो ये आपकी इस टाइप से गुजर जाएगी, तो पीछे की ओर ये मिलती हुई प्रतीत होगी, तो ये आभासी बनेगा। इस केस का विशेषकर ध्यान रखना, लेंस में जब उत्तल लेंस में प्रकाश केंद्र O तथा फोकस के मध्य ऑब्जेक्ट हो, उस केस में इमेज बड़ा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा? प्लस में इसका आवर्धन हो जाएगा। अब यदि मैं कॉनकेव लेंस की बात करूँ, अवतल लेंस की बात करूँ, तो अवतल लेंस में भी दो स्थिति हैं उत्तल दर्पण की तरह। तो अवतल लेंस में जब इमेज ऑब्जेक्ट है वो अनंत पर हो, कहीं पर भी हो, तो जब यहाँ से आएगी प्रकाश किरण तो इस प्रकार माध्यम चेंज होगा, तो इस प्रकार अपवर्तित हो जाएगी और पीछे की ओर आपको आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ से आ रही है तो मुख्य फोकस से। तो ये प्रतिबिंब है, यहाँ पर फोकस पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और ये एक उसी डायरेक्शन में बनेगा, यानी f1 पर ही बनेगा। नेक्स्ट बात करूं, अनंत के अतिरिक्त कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो प्रकाशिक केंद्र O और अनंत के बीच में, तो उसकी इमेज है
जो पहले वाला फोकस F1 है और प्रकाशिक केंद्र O के मध्य बनेगी, क्योंकि समानांतर किरण है वो फोकस से गुजरती है। तो यहाँ से इस टाइप से आपको आती हुई पीछे से प्रतीत होगी और O से निकलने वाली डायरेक्टली O से निकलती है। तो ये छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और उसी डायरेक्शन में बनेगा जहाँ से आ रहा है, आभासी छोटा, और F1 की साइड में ही उसका इमेज बनेगा। तो ये दो ही स्थिति देखने को मिलती है यहाँ पर। और चिन्ह परिपाटी का आप देखेंगे जो लेफ्ट डायरेक्शन में है वो सारी दूरियां नेगेटिव है, राइट डायरेक्शन में जो यदि कोई इमेज बनता है तो वो पॉजिटिव दूरी हो जाएगी। और उत्तल लेंस है उस केस में आपको पॉजिटिव लेनी है, क्या फोकस दूरी है आर है वो दोनों ही, और अवतल लेंस है उस केस में आपको नेगेटिव लेनी है फोकस और आर, ये ध्यान रखना। तो प्रकाशिकी का कंसेप्ट है ऑप्टिक्स का वो सारी क्लियर हो गए, उनसे बाहर न्यूमेरिकल नहीं जाएगा। अब देखते हैं कुछ बेसिक्स फॉर्मूले, जैसे कि वेग का कोई आपको फॉर्मूला पूछ लिया, विस्थापन दूरी दे दी, समय दे दिया, वेग क्या है, तो वेग बराबर दूरी बटा समय हो जाएगा। और त्वरण पूछ लें तो वेग में परिवर्तन की दर को ही आप त्वरण कहते हो। वेग में क्या चेंजेज हो रहा है और कितने समय में हो रहा है, जैसे कि 2 सेकेंड में वेग है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, आप कहेंगे 10 किलोमीटर कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो उसका एक्सप्रेशन है वेग में परिवर्तन बटा समय से आप निकालेंगे। बल है, बल के फॉर्मूले से F बराबर क्या होता है, ma होता है। m द्रव्यमान है, a त्वरण है। तो जो दो वैल्यू दी रही होगी आप तीसरी वैल्यू निकाल सकते हो। और दो वैल्यू यदि डायरेक्टली नहीं दी रहती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर बल का मान पूछा है, द्रव्यमान दिया हुआ है, त्वरण नहीं दिया, आपको दे दिया वेग में परिवर्तन इतने समय में हो रहा, तो पहले आप त्वरण निकालेंगे, उसके बाद ये वैल्यू इसमें पिट पुट करेंगे। कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, FD, बल गुणा विस्थापन हो जाएगा कार्य। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। शक्ति पावर का पूछ लें तो कार्य करने की दर को ही आप शक्ति बोलते हो, कितने समय में कार्य हुआ है जो उसकी पावर है, तो कार्य बटा समय वो पावर हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले। संवेग का क्या है, द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग बराबर P बराबर क्या है, द्रव्यमान गुणा वेग है, mv है, P बराबर mv। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखते हैं स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो mgh होती है। m यानी द्रव्यमान, g यानी गुरुत्वीय त्वरण और h यानी जो दूरी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पर दाब की बात करूँ तो दाब क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, P बराबर F/A होता है ना, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल है, तो इस फॉर्मूले से आ सकता है। आवेग इंपॉर्टेंट है, इम्पल्स क्या होता है, बल, आवेग है कितने समय में वो कोई आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, नहीं समय अंतराल कम होगा उस केस में। इम्पल्स होता है बल गुणा समय, बल गुणा समय, इसका आपको विमा पूछा जा सकता है या फिर यूनिट पूछी जा सकती है। टॉर्क पूछ ले, बल आघूर्ण पूछ ले तो बल गुणा लंबवत दूरी वो टॉर्क है। प्रतिबल पूछ लें तो बल बटा क्षेत्रफल, जो दाब एक तरीके से है वो ही प्रतिबल है। विकृति पूछ लें, स्ट्रेन विकृति, विकृति है, विकृति की विमाहीन है क्योंकि लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई, कितनी लंबाई में चेंजेज हुआ है और शुरुआत की लंबाई क्या है वो उसकी विकृति है। नेक्स्ट यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट पूछ लें तो ऊष्मीय ऊर्जा कितनी है, और साथ साथ यहाँ पर उसका द्रव्यमान और ताप का अंतर है। इस फॉर्मूले से ये सवाल है न्यूमेरिकल पर आ सकता है। स्पेसिफिक हीट का विशिष्ट ऊष्मा धारिता पूछ लें तो उसकी आप ऊष्मीय ऊर्जा निकालेंगे, हीट बराबर एक, हीट बराबर वीट का भी ऊष्मीय ऊर्जा निकालनी है ना, H बराबर, फॉर्मूला याद आ गया, विद्युत धारा के रेफरेंस में आपको कुछ ऊष्मीय ऊर्जा पूछ लें तो H बराबर VIT आपको करना होगा, या फिर V बराबर ओम के नियम से I² कर IR कर दे तो V बराबर IR है, तो यहाँ पर I धारा I² RT से आप निकाल सकते हो हीट। तो इस फॉर्मूले से काफ़ी बार हीट का पूछा जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा का पूछा जाता है। और विशिष्ट ऊष्मा है वो ऊष्मीय ऊर्जा में आप द्रव्यमान गुणा ताप अंतर करेंगे, वो निकल के आएगी। थर्मल कैपेसिटी, ऊष्मा धारिता आपको पूछ रहे तो द्रव्यमान के साथ में यहाँ पर आप क्या गुणा करेंगे, ये विशिष्ट ऊष्मा है तो ऊष्मा धारिता आएगी। लेटेंट हीट पूछ ले, गुप्त ऊष्मा पूछ ले तो ऊष्मीय ऊर्जा के साथ में आपको द्रव्यमान करना, ऊष्मीय ऊर्जा साथ में आप बट्टा द्रव्यमान करेंगे तो वहाँ पर उसकी गुप्त ऊष्मा निकल के आ जाएगी, यानी उसके एकांक द्रव्यमान को हीट लेनी है, वो उसकी लेटेंट हीट हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल में क्या संबंध है, तो फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती हैं। फ्रीक्वेंसी बटा 1 बटा आवर्तकाल है। कोण क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या होता है।
कोणीय वेग कोण बटा समय होता है वो कोणीय वेग हो जाएगा। नेक्स्ट बात करूँ कोणीय त्वरण, तो कोणीय वेग परिवर्तन के इधर कोणीय त्वरण है। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, इनर्शिया जो जड़त्व आघूर्ण है वो I बराबर mr² होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, mr², द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। अब आने वाले शिफ्ट में आपकी गति के समीकरण से जरूर सवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी न्यूमेरिकल के सवाल बन सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग किस टाइप से यहाँ पर आपको दिया रहता है, t लगा हुआ समय है। तो तीन जो गति के समीकरण हैं, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये तीनों ही गति के समीकरण हो गए। u क्या है, प्रारंभिक अवस्था में चाल या विराम अवस्था में यदि अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था में कोई स्पीड है ही नहीं, स्थिर है, तो वो जीरो हो जाएगी। और यदि वस्तु चलकर रुक जाए तो अंतिम वेग उसका जीरो हो जाएगा। वेग बढ़ रहा है तो a बराबर धनात्मक होगा, वेग घट रहा है तो ऋणात्मक होगा यहाँ पर त्वरण। गुरुत्व के अधीन गति, अब यहाँ पर आप देखेंगे जब गुरुत्व के अधीन है तो a के स्थान पर आपको g लेना पड़ेगा, और g नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है। किस केस में, जब कोई वस्तु आप ऊपर की ओर फेंक रहे हो ना, उस आप गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कार्य कर रहे हो तो जी नेगेटिव आपको लेना पड़ेगा। यदि वस्तु ऊपर जा रही हो तो v बराबर u माइनस जी टी आप करेंगे, ठीक है। h बराबर जो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, वहाँ पर यू टी माइनस हाफ ए के स्थान पर जी टी स्क्वायर करेंगे। और वस्तु नीचे की ओर आ रही है तो वो सेम पॉजिटिव, आपको सेम फॉर्मूला रहना है। अब कार्य ऊर्जा जो थ्योरम, कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य के केस में जो फॉर्मूले हैं, जैसे कार्य का मैंने बताया W बराबर एफ डी होता है, एफ डी कॉस थीटा रहता है। तो एफ डी कॉस थीटा में कार्य क्या होता है, बल गुणा दूरी विस्थापन होता है। तो यहाँ पर d क्या है, विस्थापन है, वो भी d की दिशा में विस्थापन है, किस दिशा में कार्य हो रहा है उसमें। और जब बल है वो लंबवत रखते हो विस्थापन के केस में, बल विस्थापन के लंबवत है 90 डिग्री के केस में, तो यहाँ पर आप जीरो कार्य हो जाएगा, क्योंकि बल की दिशा में ही विस्थापन होगा। उस केस में कार्य है, कोई बॉक्स को आप धक्का दे रहे हो, किस दिशा में बल लगा रहे हो, और बॉक्स उल्टा थोड़ा ही ऊपर थोड़ा ही जाएगा, तो ऊपर नहीं जाएगा। तो यदि कार्य 90 डिग्री के एंगल पर आप थीटा 90 डिग्री के एंगल पर आप अप्लाई कर रहे हो, बल विस्थापन के 90 डिग्री के एंगल पे, तो कॉस थीटा कॉस 90 जीरो होता है, तो कार्य जीरो हो जाएगा। थीटा की वैल्यू है वो यहाँ से आप रखकर काम करेंगे तो आपका निकल के आएगा कार्य। और शक्ति निकालनी है, कार्य करने की दर शक्ति होती है W/T आप करेंगे, और W क्या होता है, कार्य गुणा बल गुणा विस्थापन है बट्टा T करेंगे। तो बल विस्थापन दे दे आपको, T दे दे, तो यहाँ से शक्ति आप निकाल सकते हो। और इस वैल्यू में आप क्या देख रहे हो, ये है विस्थापन, ये है समय। अब वेग बटा समय क्या होता है, वेग बटा समय आप कहेंगे एक तरीके से, सॉरी ये दूरी है ना, बल गुणा विस्थापन है, तो S आपके विस्थापन है, T तो दूरी बटा समय होता है वेग। तो इसके स्थान पर आप वेग रख देंगे, बल गुणा वेग है तो वो भी शक्ति हो जाएगा, बल गुणा वेग को भी आप शक्ति कह सकते हो। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से कोई फॉर्मूला पूछ लें, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है, और पृथ्वी की सतह पर है तो वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के केस में यदि अनंत पर हो तो Pe यहाँ पर जीरो मानेंगे। जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी उस केस में माइनस जी, दो ऑब्जेक्ट का जो क्या है मास है बटा उनके मध्य डिस्टेंस है, माइनस जी m बटा r हो जाएगी। तो इतना डीपली फॉर्मूले से शायद सवाल नहीं आएगा, लेकिन आप देख लीजिएगा, ऐसा नहीं हो कोई सवाल आ ही जाए। संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है, तो गतिज ऊर्जा मैंने बताया हाफ, ये सवाल जरूर आ सकता है, ग्रुप डी 2018 में आया था। हाफ mv² होती है काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, इसको आप संवेग से कैसे रिलेट करेंगे, तो आप कहेंगे संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग तो होता है, द्रव्यमान गुणा वेग है वो संवेग होता है। यहाँ पर आपको कुछ mv दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, v2 दिख रहे हैं, m1 दिख रहा है। तो आप इस प्रकार कर सकते हो, m2 करना है मेरे को, m² करना है तो नीचे m लेके आऊँगा तभी ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर p² कर सकता हूँ, mv है तो इसको p ले लिया, दोनों साइड स्क्वायर है तो p² बटा 2m कर दिया मैंने, क्या कर दिया, p² बटा 2m, ये काइनेटिक एनर्जी कर दी। तो काइनेटिक एनर्जी p² बटा 2m हो सकती है। तो यदि आपको संवेग दे दें, द्रव्यमान दे दें, डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। और p यहाँ से निकालना हो तो काइनेटिक एनर्जी गुणा 2m है, p या स्क्वायर है तो इसको आप रूट में करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे। याद रखिएगा गतिज ऊर्जा कभी नेगेटिव नहीं होती है, और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है वो हो सकती है। ऊर्जा का मात्रक क्या है, ऐसा यूनिट है वो जूल होता है।
और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो एक ईवी में 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल होते हैं। एक किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं एक किलोवाट आवर, यानी एक यूनिट की बात हो रही है। ठीक है, अब इससे भी साइंस का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। एक यूनिट से आपको पूछ लिया, आपके घर में एक बल्ब है 100 वाट का, प्रतिदिन वो 2 घंटे चलता है, 2 घंटे, और 30 दिन में आपके घर में कितना यूनिट बिल आएगा, जब एक यूनिट की कीमत आपको दे दी 7 रुपये है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक कितना यूनिट बिल आएगा, यूनिट निकालना है। यूनिट होता है, एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। तो यहाँ पर कितने किलोवाट घंटा आएगा वो निकालना है। अब किलोवाट दे रखा है वाट में, तो सबसे पहले आपको ये वाट है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, किलोवाट में बदलेंगे। वाट को किलोवाट में बदलना है तो 1000 वाट में 1 किलोवाट होता है, तो 1000 से भाग दे दूंगा, तो ये 100 वाट यानी इतने किलोवाट हो गया। अब किलोवाट, इसको अब घंटा से गुणा करना है। घंटे कितने थे आपके, 2 घंटे, टोटल घंटे कितने होते हैं पूरे 30 दिन में, तो गुणा 30 करेंगे। तो ये आप इसको हल करेंगे 3 जीरो से 3 जीरो, 3 दूनी 6, तो आप कहेंगे 6 यूनिट बिल आया। 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यूनिट का रेट है, तो वहाँ से आपका उत्तर निकल के आ जाएगा 42 रुपये। तो इससे कोई न्यूमेरिकल आएगा तो आप इजीली अब कर पाएंगे। और ये वैल्यू 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रहती है। एक दोस्तों वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, यानी किसी कण के ऊपर परिणामी बल द्वारा किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। कोई बल जो परिणामी उसका कार्य रहेगा किसी कण के ऊपर, परिणामी बल के द्वारा WF नेट है गतिज ऊर्जा परिवर्तन, यानी जो पहले गतिज ऊर्जा थी, यदि वेग अलग था तो ½ mv² माइनस ½ mv1², तो गतिज ऊर्जा परिवर्तन है वो उसका WF नेट हो जाएगा, किया गया परिणामी कार्य हो जाएगा। अब वेव मोशन से सवाल देख लेते हैं, इजी सवाल यहाँ से बनते हैं। म्यू बराबर जो आवर्ती होती है, म्यू बराबर c/λ फॉर्मूला है। c जो वेग कह सकते हो, प्रकाश वेग बटा लैम्डा, या फिर इस प्रकार कह सकते हो, जो वेग होता है वो आवर्ती और तरंग दैर्ध्य का गुणनफल होता है। वेग बराबर, यहाँ से आप देखेंगे, चाल बराबर आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। तो इनसे एक न्यूमेरिकल दो वैल्यू आपको आवर्ती दे दी, वेग दे दी, वेवलेंथ पूछ लिया, वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य दे दी, चाल दे दी, आवर्ती दे दी, कोई भी आप याद कर सकते हो। आवर्ती दे दी, आवर्तकाल निकालना तो वो आप उल्टा होता है, आवर्ती और आवर्तकाल के मध्य व्युत्क्रम संबंध होता है, तो ये भी आप निकाल सकते हो। अब यदि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से कोई फॉर्मूला पूछ लें, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल रहता है F बराबर 2 जो पिंड रहेंगे उनके गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, और बेस की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और ये सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G आ जाएगा। तो यहाँ से ज़्यादातर सवाल हैं ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, इनके स्टेटमेंट आधारित सवाल आ सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल है वो दो पिंड की गुणनफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती उल्टा दे दे तो आप कहेंगे नहीं समानुपाती होता है। और जी का वैल्यू पूछ ले, याद रखना है 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसका यूनिट भी ध्यान रखना है। गुरुत्वीय त्वरण है, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम गुरुत्वीय बल था, F था। गुरुत्वीय त्वरण जो G रहता है, गुरुत्वीय त्वरण G का फॉर्मूला कैपिटल G me/RE²। me पृथ्वी का द्रव्यमान, RE पृथ्वी की त्रिज्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण ये फॉर्मूला Gme/RE का स्क्वायर। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब नेक्स्ट में आपको एक तो ओम का नियम ध्यान में रखना है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे V बराबर IR होता है, ओम के नियम से ये आपके आएंगे न्यूमेरिकल। सेकेंड यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको पूछ लेंगे R की वैल्यू, R बराबर ρL/A, इनसे न्यूमेरिकल आएंगे। थर्ड न्यूमेरिकल आपके आएगा शक्ति के केस में, P बराबर क्या होता है, P बराबर VI होता है, क्योंकि मैंने आपको हीट का बताया, हीट बराबर क्या होता है, वीट होता है। हीट बराबर ये आपके विभव है, I धारा है, T समय है। इसको यहाँ से कैसे आ गया, हीट एक तरीके से क्या होता है, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ऊष्मीय ऊर्जा, ये सभी कार्य के रेफरेंस में ही आते हैं। तो शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर, तो कार्य तो ये हो गया, इसकी दर आप टी करेंगे तो VI निकल के आ गया। तो ये फॉर्मूले हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, हीट बराबर वीट, P बराबर VI।
आर बराबर रो एल अपॉन ए, वी बराबर आई आर। और आपको दिया रहेगा कोई प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी में जुड़े हुए हैं, समानांतर जुड़े हुए हैं। और तो ये जैसे कि श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R1 और R2 दो प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जैसे ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, तो श्रेणी क्रम में तो आपको ऐड करना है डायरेक्टली 6 ओम कर देना है। और समानांतर क्रम में दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, मान लेते हैं दो प्रतिरोध हैं एक दूसरे से समानांतर क्रम में जुड़े हुए, तो उस केस में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, जैसे ये 2 ओम है, ये आपकी 4 ओम है, तो तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर आप करेंगे 1/2 प्लस 1/4। तो यहाँ से 4 2 प्लस 1 यानी आप 3/4 करेंगे, तो 3/4 के तुल्य प्रतिरोध है, बिल्कुल नहीं है, ये 1/R है। जब R निकालना उल्टा करना है तो 4/3 ओम आपका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। यहाँ से कोई इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसको दो प्रतिरोध कल एक सवाल पूछा गया था, ये मान लेते हैं दो प्रतिरोध हैं, इसको मैंने आगे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी कितने वोल्ट की है, वो भी जैसे 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 ओम का प्रतिरोध है, ये आपकी 6 ओम का प्रतिरोध है। तो इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, आपको एग्जाम में सवाल पूछ लें कि 4 ओम के प्रतिरोध से कितनी करंट निकलती है, कितनी करंट है 4 ओम के प्रतिरोध से या फिर 6 ओम के प्रतिरोध से पूछ लें, तो सबसे पहले तो आप निकालेंगे पूरी परिपथ में धारा कितनी बह रही है भाई। V बराबर आई आर है, I बराबर V अपॉन आर है, तो यहाँ से I निकल के आपके आ गया कि V तो आपको 5 वोल्ट दे रखा है, R कितना है, R ये तुल्य प्रतिरोध आप निकालेंगे, R हो जाएगा 10, ये दोनों का पूरे परिपथ में है, तो I बराबर 1/2 एम्पियर हो गई। तो I जब 1/2 एम्पियर आ गई तो इसमें से धारा कितनी है, तो धारा क्या होती है I/V अपॉन आर, सॉरी यहाँ पर गलत हो रहा है, धारा तो सेम रहेगी ना परिपथ में, ये दो बिंदु के मध्य विभवांतर चेंज होगा, विभव चेंज होगा, तो इस पॉइंट पर कितना पीडी है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो निकल के आ जाएगा आपकी V बराबर क्या होता है, यहाँ से आई आर होता है, I कितनी निकल के आई 1/2 और R कितना है 4 है, तो 2 वोल्ट इस पे क्या हो गया, विभवांतर हो गया। इसी प्रकार इस पे कितना विभवांतर है वो पूछ रहे हैं, धारा तो पूरे परिपथ में समान है यहाँ पर। और सेकेंड जो न्यूमेरिकल हैं R बराबर रो एल अपॉन ए से पूछे जा रहे हैं, तो ए यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे कोई ये वायर है तो इस वायर का ये वाला क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का, ये ऊपर वाला नहीं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और एल इसकी लंबाई हो जाएगी, और ये प्रतिरोधकता। तो यहाँ से आपको बार बार पूछा जाता है कि कोई भी वायर को आप बीच में से कट कर रहे हैं तो लंबाई यहाँ से L/2 हो जाएगी, तो लंबाई को ध्यान में रखते हुए इसमें वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि किसी वायर को 2 टुकड़ा कर दिया बराबर हिस्से में, उसका प्रतिरोध है समान है, उस केस में पहला यदि R था तो अभी एक किसी टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा, तो R डैश है वो कितना होगा, तो आप लंबाई आधा कर दिया, रो पदार्थ तो वही है ना, तो उसकी रो तो चेंज नहीं होगा, सेम पदार्थ से बनी हुई है। रो एल कितना हो गया, L/2 गुणा ए कितना है, तो ए यहाँ पर इस साइड से आपने कट किया, न कि ऐसे कट किया है, तो ए में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यहाँ से आपका आर डैश आप क्या लिख सकते हो कि रो एल अपॉन ए तो यही वाला है, आर वाला ही, और उसके ऊपर में /2 है तो R/2 कर सकते हो। तो इस टाइप से आप बेसिक न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। बाकी ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, जो भी कैंडिडेट टेलीग्राम पर नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। और जो कैंडिडेट है मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक पर टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। धन्यवाद।